अब आज मेन टॉपिक हम लोग ये जानेंगे कि वर्ल्ड वॉर वन आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या से स्टार्ट कैसे हुआ। ठीक, इसको समझने के लिए तुम्हें थोड़ा सा बैकग्राउंड एक बार फिर से जानना पड़ेगा। ठीक, बैकग्राउंड में क्या जानना पड़ेगा, दो छोटी छोटी बातें जाननी पड़ेगी। ठीक, कि कैसे उनकी हत्या से सारी कंट्रीज एंगेज हो गई एक साथ और इतना बड़ा पूरे वर्ल्ड लेवल पे वॉर हो गया। ठीक, दो बातें तुम्हें क्या जाननी पड़ेंगी। सबसे पहले वर्ल्ड वॉर वन हुआ कब हुआ? 1914 से 1918 तक। अब इसी में तुमको एक बात ये जाननी है कि जो 1914 है इसके आने से पहले ही यूरोप दो हिस्सों में बट चुका था। ठीक, ये जो वर्ल्ड वॉर वन हुआ उसके लिए ग्राउंड बहुत पहले से प्रिपेयर हो रहा था। वो सारी बातें हमने जानी, इकोनॉमिक कॉज, आर्मामेंट रेस, डिवीजन ऑफ यूरोप। जो फाइनल घटना थी वो थी सराजेवो क्राइसिस। ठीक, इमीडिएट कॉज। अब जो 1914 आने से पहले यूरोप तुम्हारा दो पार्ट में बट चुका था। पहला पार्ट क्या कहलाता था? ट्रिपल अलायंस। और दूसरा पार्ट क्या कहलाता था? ट्रिपल एंटेंट। ठीक, अगर हम बात करें कि ट्रिपल अलायंस में हमारे कौन कौन शामिल थे तो सबसे मेन जो था वो था जर्मनी, फिर ऑस्ट्रिया हंगरी, फिर इटली। इन तीनों ने आपस में दोस्ती करी थी और एक दूसरे से ये कहा था कि अगर कोई भी बात होती है, तुम्हारी किसी कंट्री से वॉर होती है, तो हम आपको अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे। ये एक तरीके के मिलिट्री अलायंसेस हैं। ठीक, समझ में आ गया? इसके अगेंस्ट में एक और अलायंस तैयार हुआ जिसका नाम रखा ट्रिपल एंटेंट। इसमें मेन था ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। ठीक, समय के साथ साथ इन दोनों ग्रुप्स में टेंशंस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने वर्ल्ड वॉर वन का रूप ले लिया। ठीक, समझ में आया? जब वर्ल्ड वॉर वन 1914 में स्टार्ट होती है तो इन तीनों को कुछ देश और ज्वाइन करते हैं। जैसे ट्रिपल अलायंस जो है इसको एक अंपायर ज्वाइन करता है, उस अंपायर का नाम है ओटोमन अंपायर। ठीक, इसे एक देश और ज्वाइन करता है, उसका नाम है बल्गेरिया। ठीक, समझ में आया? और फिर ये सब साथ में कहलाते हैं सेंट्रल पावर। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आए कि वर्ल्ड वॉर वन किसके किसके बीच लड़ा गया तो तुम्हें ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटेंट नहीं लिखना है। वर्ल्ड वॉर वन सेंट्रल पावर और अलाइड पावर्स के बीच लड़ा गया। तो एक्सिस पावर और अलाइड क्या होता है? वो वर्ल्ड वॉर सेकंड में, एक्सिस जो है वो सेकंड में, ये सेंट्रल पावर है, इसी को हम लोग सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक्सिस पावर के नाम से जानेंगे। ठीक, ट्रिपल अलायंस क्या है? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली की दोस्ती को ट्रिपल अलायंस कहते हैं। पर जब इन तीन की दोस्ती में ये दो नए दोस्त इनको मिल जाते हैं तो ये पांचों साथ में क्या कहलाते हैं? सेंट्रल पावर। ठीक, अब जब इनको नए दोस्त मिले, जब वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुआ 1914 में, एक चीज ध्यान रखो, जो वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट होगा वो स्टार्ट इन तीनों के बीच ही होगा। ठीक, ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटेंट के बीच में 1914 में। लेकिन जैसे ही कहानी 1914 से आगे बढ़ेगी, ये और यहाँ पे जो हम नाम लिखेंगे वो इनका हिस्सा बन जाएंगे और ट्रिपल अलायंस बदल जाएगा सेंट्रल पावर में और ट्रिपल एंटेंट बदल जाएगा अलाइड पावर्स में। ठीक, अब ट्रिपल एंटेंट को किसने किसने ज्वाइन किया? इसको ज्वाइन किया जापान ने। ठीक, इसको ज्वाइन किया यूएसए ने और इसको एक और कंट्री ने ज्वाइन किया जिसने अपना अलायंस यहां से तोड़ा। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली का अलायंस है, आपस में दोस्ती है। 1914 में वर्ल्ड वॉर वन शुरू होती, 1915 में ये अपनी इस दोस्ती को तोड़ के इनके साथ मिल जाता है। तो ये कहलाते हैं अलाइड पावर्स और ये बिना इसके कहलाते हैं सेंट्रल पावर्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ल्ड वॉर वन शुरू किसके बीच में हुई तो ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटेंट के बीच में हुई। ठीक, पर वर्ल्ड वॉर वन जब आगे बढ़ी 1914 के बाद तो वो किसमें बदल गई? सेंट्रल पावर और अलाइड पावर्स में। सेंट्रल पावर में 1 2 3 4 ये हैं, 5 नहीं, वो चला गया उधर। ठीक, इटली चला गया उधर। ठीक है, और ट्रिपल एंटेंट में 1 2 3 4 5 6 है, इटली इधर आ गया। ठीक, समझ में आया? ये जो फाइनल ग्रुप्स क्रिएट हुए, इन फाइनल ग्रुप्स को हम कहते हैं सेंट्रल पावर और अलाइड पावर। ठीक, इनिशियल ग्रुप्स को हम कहते थे ट्रिपल एंटेंट और ट्रिपल अलायंस। समझ में आ गया? इसको लिख लो अपनी कॉपी पे। ये वॉर शुरू होने से पहले यूरोप ऐसा था और वॉर के बाद इन दो पावर्स में बैठ गया। ठीक, वॉर शुरू किन दो के बीच में हुई? अलायंस और एंटेंट के बीच में। अलायंस और एंटेंट के बीच में। वॉर आगे बढ़ी तो किसमें बदल गई? सेंट्रल पावर अलाइड पावर्स के बीच में। ठीक, इसको लिखो फट से। ठीक, अब देखो दूसरी बात है क्या जानने वाली है। दूसरी बात तुमको यूरोप का थोड़ा सा मैप समझने वाला है, पर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वर्ल्ड वॉर वन शुरू क्यों हुआ। वो तो तुम्हें रीजंस मिल गए, कॉजेस, कि बहुत टाइम से कंट्रीज के बीच में क्लैशेस थे और एक मौके की तलाश थी। ठीक, समझ में आया? वो तो तुम्हें रीजंस मिल गए। कैसे शुरू हुआ, कैसे सब आपस में एंगेज करें, हम इस बारे में जानते हैं। ठीक, मतलब गुस्सा तो हम सब लोग हैं एक दूसरे से,
लेकिन लड़ाई शुरू कहां से हुई, किस point पे हुई? किस पॉइंट पे शुरू हुई, ठीक, मर्डर भी हो गया, लेकिन फिर किन दो कंट्रीज ने आपस में एंगेज किया, फिर उनका साथ देने कौन आया, उनका साथ देने कौन आया, हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। इसको जानने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा एक बार यूरोप का मैप देखो फिर से, कुछ मेजर कंट्रीज का ही नाम लेंगे जो वॉर में एंगेज होंगी, ठीक। देखो सबसे ऊपर यहाँ पे कौन है, जर्मनी, ठीक। ये क्या है, ऑस्ट्रिया हंगरी। ऑस्ट्रिया हंगरी से जुड़ा एक देश है, क्या नाम है, इटली, ठीक। यहाँ पे क्या है, ब्रिटेन होगा, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक। और फ्रांस, यहाँ पे है बेल्जियम, बी लिखे दे रहे हैं, और बेल्जियम से जुड़ा है फ्रांस, ठीक। ठीक है, जर्मनी और ये अपना बॉर्डर शेयर करते थे ना फ्रांस आपस में, बॉर्डर वाले एरिया को क्या कहते थे, लेस्किलोरे, ठीक। और यहाँ पे ऊपर कंट्री थी बेल्जियम, ठीक है। इतना हो गया, ये तुम्हारा है रशिया, ठीक। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे देश हैं, उनको हम लोग साथ में क्या कहते हैं, बाल्कन नेशन, ठीक। उसी में से एक देश है, उसका नाम है सर्बिया, ठीक। यहाँ पे दो देश एक साथ हैं, बी एंड एच लिखे दे रहे हैं, बॉस्निया एंड हर्जिगोविना, ठीक। और कुछ अन्य छोटे छोटे देश, ये सब साथ मिला के क्या कहलाते हैं, बाल्कन नेशन। ये इतना एरिया कहलाता है बाल्कन नेशन। अच्छा, यहाँ से एक और चीज अंपायर जुड़ा हुआ है, इसका क्या नाम है, ओटोमन अंपायर। ये कुछ मैप है यूरोप का, ठीक। इतना समझ में आया, इस मैप में कोई दिक्कत, ठीक। ये एक मैप है यूरोप का। इसमें क्या बात थी, तो हल्का से पीछे बढ़ के बैठो, चाहो तो टेबल आगे खींच लो, टेबल आगे खींच लो, खींच लो, खींच लो, पूरा खींच लो, अरे बस तुम आगे आ जाओ, ठीक। ये मैप समझ में आया। अब यहाँ पे क्या है, सर्बिया, ठीक। हमने एक बात की थी कि जो सर्बिया है वहां पे एक रेस, एक नस्ल के लोग रहते थे, उनको क्या कहते थे, स्लाव्स, SLAVS, ठीक। सर्बिया एक बात ये कहता था कि ये जितने बगल में बाल्कन देश हैं, यहाँ पे भी एक नस्ल के लोग रहते हैं जिनका नाम है स्लाव्स। और सर्बिया एक चीज ये चाहता था कि ये जितने भी स्लाव्स हैं ये सब मिल जाएं और हम सर्बिया को किसमें बदल दें, ग्रेट सर्बिया, ठीक। ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, जब सारे स्लाव्स मिलके सर्बिया में मिल जाएं, और ये पूरा एरिया क्या कहलाए, ग्रेट सर्बिया। ये सर्बिया का ड्रीम था, ठीक, ग्रेट सर्बिया बनाना, समझ में आया। दूसरी बात, इस ड्रीम को अचीव करने के लिए उसने एक सोसाइटी बनाई थी, सोसाइटी का नाम ब्लैक हैंड। ये ब्लैक हैंड सोसाइटी क्या करती थी, ये सर्बिया की सीक्रेट सोसाइटी थी जो आसपास के बाल्कन देशों में जाके लोगों के मन में ये थॉट डालने का काम करती थी कि हम भी स्लैब्स हैं और आप भी स्लैब्स हैं, हम लोगों की लाइफ का ये मिशन है कि हम सबको यूनाइट होकर सर्बिया को किसमें बदल देना है, ग्रेट सर्बिया में बदल देना है। और अगर ये यूनिफिकेशन नहीं हो पाया तो हमें डेथ को एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक, ठीक, यूनिफिकेशन और डेथ, ये इसका ड्रीम था। और ये इस ड्रीम को अचीव करने के लिए इस सोसाइटी काम करती थी। इससे पहले सर्बिया इस ड्रीम को अचीव करता है, ये वाला जो एरिया है बॉस्निया एंड हर्जिगोविना, जहां पे स्लाव्स भी रहते हैं, इस पे 1908 में कौन कब्जा कर लेता है, ऑस्ट्रिया हंगरी। इस कब्जा करने की वजह से जो सर्बिया का ड्रीम है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से सर्बिया बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, एंग्री हो जाता है, उसको गुस्सा आती है, क्यों, क्योंकि उसका ड्रीम ब्रेक हो जाता है। अब सर्बिया क्या करता है, एक मौके की तलाश में होता है कि हमें कोई ऐसा मौका मिले कि हम ऑस्ट्रिया हंगरी से बॉस्निया हर्जिगोविना के कब्जे का बदला ले सके। उसको मौका कब मिलता है, 28 जून 1914, ठीक, 1914 को। ऐसा क्या होता है इस दिन, ऑस्ट्रिया हंगरी के जो अगले राजा होने वाले होते हैं, प्रिंस आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, इनकी स्पेलिंग ठीक से याद करके पढ़ लेना, प्रिंस आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, वो बॉस्निया में एक जगह है सराजीवो बॉस्निया की कैपिटल है, वो वहां दौरे पे आते हैं, ठीक। और ये बात ब्लैक हैंड को पता लग जाती है कि ऑस्ट्रिया हंगरी का अगला राजा यहाँ आ रहा है, वो लोग इनको मारने का प्लान बना लेते हैं। उसी में ब्लैक हैंड सोसाइटी का एक मेंबर 19 साल का एक जवान लड़का गैब्रिलो प्रिंसेप उनके उस राजा की और उनकी वाइफ की हत्या कर देता है गोली मार, ठीक। और आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड खत्म हो जाता है, ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। अब यहां से हम समझेंगे कि वर्ल्ड वॉर 1 शुरू कैसे हुई, ठीक। हत्या हो गई ना, इस हत्या को ही हम कहते हैं सराजीवो क्राइसिस। इतना समझ में आया। यूरोप दो हिस्सों में बटा हुआ था,
और सैराजेवो क्राइसिस। अब यहाँ से हम मेन चीज जानेंगे कि कंट्रीज इन्वॉल्व कैसे होती चली गई। हेडिंग डाल दो टाइमलाइन ऑफ वॉर, ठीक, इसमें हम डेट्स लिखेंगे, टाइमलाइन ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1, और तुमको दिखता चला जाएगा कि कैसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारे देश इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। 28 जून 1914 क्या हुआ, पहली डेट Sarajevo crisis. देखो, असैसिनेशन ऑफ, Archduke Ferdinand. Sorry. इसीलिए तुमको याद नहीं होता है, तुम परफेक्ट प्रैक्टिस नहीं करते हो। असैसिनेशन ऑफ प्रिंस आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, समझ में आया? 28 जून को समझ में, ठीक। और इसी असैसिनेशन को हम लोग एक और लैंग्वेज में जानते हैं, सैराजेवो क्राइसिस। और ये इमीडिएट कॉज है वर्ल्ड वॉर 1 का, ठीक, इतना समझ में आ गया? अब देखो इसके आगे क्या होता है। अब कहां का राजा मर गया, ऑस्ट्रिया हंगरी का। ऑस्ट्रिया हंगरी। तो अब ऑस्ट्रिया हंगरी क्या करेगा, अटैक कर दिया। नहीं, सबसे पहले ऑस्ट्रिया हंगरी जब भी कोई घटना घटती है तो जो देश होते हैं वो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि ये किया किसने। तो सबसे पहले ये लोग गैब्रिएलो प्रिंसेप को अरेस्ट करते हैं, ठीक। गैब्रिएलो प्रिंसेप को अरेस्ट करने के बाद जब उसे टॉर्चर किया जाता है तो फिर वो पहले तो नाम नहीं रिवील करता है कि वो किस सोसाइटी का है, उसके साथ और कौन-कौन लोग इस प्लान में शामिल थे, लेकिन बहुत ज्यादा टॉर्चर के बाद वो ये बात रिवील कर देता है कि यस आई एम अ मेंबर ऑफ ब्लैक हैंड, और अपने साथ एक दो लोग और जो इनको मारने आए थे उनका भी नाम रिवील करता है। वो पकड़े जाते हैं। जब वो पकड़े जाते हैं तो बाकी सारे लोग भी जो इनको मर्डर करने आए जिनका सैराजेवो, 7 लोग आए थे, वो सातों के साथ पकड़ लिए जाते हैं। ऑस्ट्रिया हंगरी को ये बात क्लियर हो जाती है कि हमारे राजा को किसने मरवाया है, ब्लैक हैंड, ठीक। और ब्लैक हैंड कहाँ की सोसाइटी है, सर्बिया की। तो इट मींस उसको एक क्लियर इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हमारे राजा को मरवाने के पीछे हाथ किसका है, ब्लैक हैंड सर्बिया, ठीक। मोटा मोटा हमारे राजा को सर्बिया के थ्रू मरवाया गया है, ठीक। पहली चीज तो वो ये जानते हैं, इन्वेस्टिगेशन, मर्डर की जज्बात को क्या जानते हैं, इन्वेस्टिगेशन, ठीक। इन्वेस्टिगेशन क्या थी हमने तुमको बता दी। दूसरी बात, जर्मनी उस समय राइजिंग पावर था, हमने अभी डिस्कस किया पुराने लेक्चर्स में कि वो एक इंडस्ट्रियल जायंट के रूप में उभर रहा था और यूरोप में उसका अच्छा खासा होल्ड था, ठीक। तो ऑस्ट्रिया हंगरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सीधे जर्मनी के पास जाते हैं, जर्मनी के राजा कैसर विल्हेम टू के पास, ठीक। और वो जर्मनी से ये कहते हैं कि अगर हम सर्बिया पे अटैक करें तो क्या आप हमें सपोर्ट करेंगे, आप हमें बैक करेंगे। तो जर्मनी के जो राजा हैं वो रिप्लाई में ऑस्ट्रिया हंगरी से ये कहते हैं कि आप अटैक करिए, हमारी तरफ से आपको अनकंडीशनल सपोर्ट है, कि मतलब कुछ भी हो जाए हम आपके साथ हैं। हम आपको वेपन्स भी देंगे वॉर के लिए, हम आपको मनी भी देंगे वॉर के लिए, और अगर आप कहेंगे तो हम आपके साथ वॉर में भी चलेंगे, ठीक है क्या, वॉर के लिए भी चलेंगे, आर्मी देंगे, ठीक। हम आपके साथ वॉर में भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट लेंगे। अब क्योंकि ये एरिस्टोक्रेसी है, एलीट क्लास है, टॉप लोगों की बातें हैं, तो ये इन्होंने इमोशंस में आके नहीं इनको एक्सेप्ट किया, ठीक। आम जनता और राजशाही में एक ही अंतर है, आम जनता इमोशंस में आके मदद कर सकती है, करनी भी चाहिए, ठीक। लेकिन जो पूरी पॉलिटिक्स है इसमें इमोशंस जैसी चीज आपस में एग्जिस्टेंस में बहुत कम है। इन्होंने क्यों हेल्प करी, रीजन बताओ क्यों हेल्प करी, ट्रिपल अलायंस। क्यों, ट्रिपल अलायंस में तो इटली भी शामिल था, उसने तो अलायंस तोड़ दिया था, है नहीं। तुमने कहा कि ट्रिपल अलायंस, ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी और इटली का अलायंस है, और इन तीनों देशों ने आपस में कहा कि कभी भी कुछ होगा तो हम तीनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, ठीक। लेकिन इटली तो जब वॉर होता है तो कहता है नहीं, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो रहा था तो इसको वर्ल्ड पावर बनने था। हाँ तो इसकी सपोर्ट चाहिए कंट्रीज का। नहीं, वर्ल्ड पावर बनने के लिए किसी को पावर दिखानी तो पड़ेगी। हाँ वही तो कह रहे हैं कि एलीट क्लास में सब इमोशंस नहीं शामिल हैं, वो ईगो की लड़ाई नहीं लड़ते हैं कि हम तुमको बताएंगे हम कौन है, यहाँ आओगे यार तुम बैठो अलग, ठीक है। वो ये आम जनता नहीं है कि हम बताएंगे, ऐसा इनके साथ कोई सीन नहीं है। इनके सारे डिसीजन टोटल प्रैक्टिकल होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होता है, ठीक। और अगर लॉस होगा तो वो उस लॉस को भी आगे चल के प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेंगे, वरना वो इन्वॉल्व नहीं करेंगे, वो ईगो के लिए कभी इन्वॉल्व नहीं करेंगे कि हम तुमको बताते हैं हम कौन है, ऐसा इनके साथ कोई सीन नहीं, ये माइंडसेट ही नहीं है, ठीक। समझ में है। जैसे इटली दोस्त था ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी का, उसको प्रॉफिट नहीं लगा, उसने लीव कर दिया अलायंस, ठीक। अब अगर तुम ये कहते हो कि जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ इसलिए दिया क्योंकि उनका अलायंस था, तो चलो एक बात मान लेते हैं कि ठीक है वो अलायंस में। दूसरा रीजन क्या है, ये जो सर्बिया है जो सपना देख रहा है ग्रेट सर्बिया बनाने का, इस सपने में इसको एक देश सपोर्ट कर रहा है, उसका नाम है
रशिया 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 क्यों सपोर्ट कर रहा है? रशिया क्यों सपोर्ट कर रहा है? समझ में आ रहा है? देखो रशिया क्यों सपोर्ट कर रहा है? Why रशिया सपोर्टिंग सर्बिया कि हाँ भाई तुम ग्रेट सर्बिया बनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पहली चीज देखो, जब भी कोई देश डिसीजन लेगा तो वो दो बातें करेगा। एक बात जो जनता को बताने के लिए, एक बात जो हिडन है, जो असली मैटर है। ठीक, असली मैटर अगर जनता को बताएंगे तो उसके दिमाग से ऊपर जाएगा, वो समझ नहीं पाएगी। ठीक, जैसे आजकल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जनता को ये नहीं बताती कि हमें पावर में आना है। वो हम खुद को कैसे रिप्रेजेंट करती हैं? वी आर हिंदू प्रोटेक्टर, वी आर मुस्लिम प्रोटेक्टर, हम जो मार्जिनल कम्युनिटीज हैं, दबी कुचली कम्युनिटीज हैं, हम उनके प्रोटेक्टर हैं। पर वो ये नहीं कहती कि हमको पावर में आना है और तुमसे टैक्स लेना है। ठीक, डायरेक्ट बात नहीं करती। अगर वो ये कहेंगे तुम वोट नहीं दोगे। ठीक, इसलिए जब भी कोई कंट्री डिसीजन लेगी तो उसके दो एजेंडा होंगे, एक पब्लिक को बताने के लिए, जनता को, एक हिडन। अगर आप होशियार हैं, समझदार हैं, दिमागदार हैं, पढ़े लिखे हैं तो तुम हिडन एजेंडा पहचान लो। ठीक, अच्छा रशिया का पब्लिक एजेंडा क्या था सर्बिया को सपोर्ट करने का? कि तुम भी स्लाव हो और हम भी स्लाव हैं। ठीक, और रशिया अपने देश की जनता से एक और चीज कहता था कि आई एम द प्रोटेक्टर ऑफ ऑल स्लाव्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि दुनिया में जितने भी स्लाव्स हैं मैं उसका प्रोटेक्टर हूं। तो सर्बिया पे अगर ऑस्ट्रिया हंगरी अटैक कर रहा है, अगर सर्बिया ग्रेट सर्बिया बनाना चाहता है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसकी मदद करूं। ठीक, ये पब्लिक एजेंडा है। जनता भी खुश है, हाँ यार हमारी जाति वालों की मदद कर रहा है। ठीक, जनता को यही चाहिए, हर देश का यही हाल है। ठीक है, दूसरी बात हिडन रीजन क्या है? अगर सर्बिया और रशिया दोस्त है, अगर सर्बिया ग्रेट सर्बिया बनाएगा तो इसके नीचे है मेडिटेरेनियन सी। नाम सुना है? मेडिटेरेनियन सी। ठीक, अगर ग्रेट सर्बिया बन जाएगा तो रशिया को ग्रेट सर्बिया के थ्रू मेडिटेरेनियन सी का एक्सेस मिल जाएगा। जब इस सी का एक्सेस मिल जाएगा तो उसके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे अन्य देशों के साथ जो यहाँ पे हैं व्यापार करने, है नहीं? जब ये ग्रेट सर्बिया बन जाएगा तो रशिया को एक्सेस मिल जाएगा इसके थ्रू मेडिटेरेनियन सी का। ठीक, वहां से ट्रेड, और जब ट्रेड चलेगा तो उसके देश में इकोनॉमी अच्छी होगी, पैसा आएगा। जब वो इकोनॉमिक पावर बनेगा तो पॉलिटिकल पावर स्ट्रांग होगी, पॉलिटिकल पावर अपने आप बन जाएगा। जर्मनी का पूरे इस समय यूरोप पे होल्ड क्यों है? क्योंकि वो इकोनॉमिक पावर है। जैसे आज अमेरिका पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करता है, व्हाई? सारे डिसीजंस में इंटरफेरेंस करता है, व्हाई? क्योंकि अमेरिका इज अ इकोनॉमिक पावर, इसलिए अमेरिका इज अ पॉलिटिकल पावर। ठीक, तो रशिया को भी पॉलिटिकल पावर बनना है, उसको पता है ये बनने के लिए पहले इकोनॉमिक पावर बनना पड़ेगा। इकोनॉमिक पावर बनने के लिए हमें बिजनेस करना पड़ेगा, बिजनेस करने के लिए हमें रास्ते चाहिए, रास्ता हमें सर्बिया दिलाएगा। ठीक, ट्रेड रूट्स मेन रीजन। ठीक, हिडन एजेंडा। ठीक, किसी को दिखाना पड़ेगा कि हम दमदार हैं, ये सब कोई कारण नहीं। ठीक, ट्रेड रूट्स समझ में आया? अब रशिया सर्बिया को सपोर्ट कर रहा है ग्रेट सर्बिया बनाने में। अब अगर रशिया ग्रेट सर्बिया बनवा देगा और रशिया फिर ग्रेट सर्बिया के थ्रू ट्रेड रूट्स पा लेगा तो रशिया यूरोप में पावरफुल नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। इससे दिक्कत किसको होगी? जर्मनी को। तो जर्मनी को दिक्कत होगी क्योंकि जर्मनी भी तो इकोनॉमिक पावर है। तो जर्मनी कहेगा यार हमारी पोजीशन चली जाएगी। तो अब जर्मनी क्या करेगा कि वो ये कहेगा कि इससे अच्छा मौका सर्बिया को वीक करने का नहीं मिलेगा। अगर जर्मनी इस समय ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ दे दे और सर्बिया को वीक कर दे तो सर्बिया को वीक करना मतलब रशिया को स्ट्रांग होना, रशिया को रास्ता ना मिलना, रास्ता ना मिलना, रशिया को सुपर पावर बनाना ना, रास्ता ना मिलना, रशिया को सुपर पावर बनाना। और क्या? क्यों? वो सपोर्ट करेगा ना तो उसको उसी का एक्सेस मिल जाएगा। फिर से समझो, सर्बिया क्या सपना देख रहा है? ग्रेट सर्बिया बनाने का। ठीक, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? रशिया। क्यों कर रहा है? ट्रेड रूट मिलेगा उसे यहाँ से यहाँ ट्रेड रूट्स मिल जाएंगे। ठीक, जब उसको ट्रेड रूट्स मिल जाएंगे उसके देश में पैसा आ जाएगा, इकोनॉमिक पावर बन जाएगा, वो पॉलिटिकल पावर बन जाएगा। जब ये पॉलिटिकल पावर बनेगा ये बात किसको अच्छी नहीं लगेगी? जर्मनी को। तो क्या जर्मनी चाहेगा रशिया पॉलिटिकल पावर बने? नहीं चाहेगा। रशिया पॉलिटिकल पावर कैसे बनेगा? सर्बिया को हेल्प करके, सर्बिया को ग्रेट सर्बिया बनवा के। ग्रेट सर्बिया बनवाएगा तभी तो ट्रेड रूट मिलेगा। तो जर्मनी अगर सर्बिया को क्रश कर दे, सर्बिया को दबा ले जाए तो रशिया को ऑटोमेटिक दबा ले जाएगा ना। ठीक है, कि अगर ग्रेट सर्बिया ही नहीं बनेगा तो तुम इकोनॉमिक पावर बनोगे कैसे? और इकोनॉमिक पावर ही नहीं बनोगे तो पॉलिटिकल पावर बनोगे कैसे? तभी सपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रिया को, तभी सपोर्ट करता है वो ऑस्ट्रिया हंगरी। समझ में आया? घुमा के ही समझा सभी बात। समझ में आया? ठीक है, पब्लिक क्या बताया होंगे? क्या
अरे जर्मनी वाले पता नहीं, अब उसके बारे में नहीं पता कि पब्लिक को ये क्या बताए होंगे। पब्लिक को तो बता ही ले गए थे, 39 स्टेट्स को मिला के जर्मनी बना दिया था, तो कुछ तो बता ही दिया था इन्होंने, बहुत बढ़िया। ठीक, समझ में आया? सर्बिया बनाना चाहता है ग्रेट सर्बिया। ग्रेट सर्बिया क्यों बनाना चाहता है? क्योंकि वहाँ क्या कहते हैं, ट्रेड रूट चाहिए। नहीं सपोर्ट क्यों करता है? हाँ, ग्रेट रशिया सपोर्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि ट्रेड रूट चाहिए। क्योंकि उसको ट्रेड रूट मिल जाएगा। जब उसको ट्रेड रूट मिल जाएगा, उसके देश में पैसा आएगा, पैसा आएगा, वो पॉलिटिकल पावर बन जाएगा। जर्मनी को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। ठीक, तो जर्मनी क्या चाहेगा कि अगर सर्बिया ग्रेट सर्बिया ना बने तो रशिया ग्रेट रशिया नहीं बनेगा, है नहीं? ठीक, और सर्बिया के समय अगेंस्ट में कौन है? ऑस्ट्रिया हंगरी। तो ऑस्ट्रिया हंगरी क्या हो गया हमारा? दोस्त हो गया। ठीक, दैट्स व्हाई जर्मनी सपोर्टेड ऑस्ट्रिया हंगरी। समझ में आया? ये गेम है। उसको ये मतलब नहीं कि हमको दिखाना है हम कौन है, दिखा तो वो रहा ही हम कौन है। तो सर यूएसए ने एटम बॉम्ब क्यों छोड़ा था जापान अब वो वर्ल्ड वॉर 2 में है। ये कौन सा चैप्टर है? ना और कहां पहुंच चुके तुम कहां पहुंच गए? क्योंकि जापान तो सरेंडर कर चुका था। तुम कहां पहुंच गए? तुम अभी यहाँ रहो ना, इसीलिए तुम लोग को समझ में कहा नहीं कि वो पावर दिखाना। भैया तुम अभी किसी लड़की के साथ बैठे हो, वो तुमसे दाल चावल की बात करे, तुम उससे दाल चावल की बात करो, बढ़िया। उससे ये मत कहो आई लाइक मोमोज, तो उससे कहो यस यू मेक वेरी गुड दाल चावल। ठीक, अभी इस बंदा गुस्सा हो जाएगी, वो फिर दूसरे मोमोज खाने लगेगी। अभी इसको समझो, ये कॉम्प्लेक्स है ना, इसको समझो अभी पहले। वहां जब पहुंचेंगे तो उसकी बात करेंगे। ठीक, समझ में आ गया? ठीक, हमने क्या बात करी? 28 जून को मर्डर होता है, असैसिनेशन होता है। उसके बाद रशिया इन्वेस्टिगेट करता है। रशिया इन्वेस्टिगेट करने के बाद किसके पास जाता है? जर्मनी के पास। जर्मनी क्या कहता है? अनकंडीशनल सपोर्ट, जितना चाहे उतना ले लो। क्यों? रीजन समझ में आ गया ना? सर्बिया को खत्म करना है और रशिया को पारी में देना है। ठीक है, रशिया को बैलेंस करने के लिए वो ऑस्ट्रिया हंगरी को सपोर्ट करता है। सुपर पावर ना बने, मतलब इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर ना बने। ठीक है, क्योंकि अगर हम सर्बिया को क्रश कर ले जाएंगे तो हम रशिया को ऑटोमेटिक क्रश कर लेंगे, और इसको क्रश करने के लिए ऑस्ट्रिया हंगरी एक अच्छा प्यादा है। ठीक, दैट्स व्हाई। हाँ ठीक है, यू विल हैव अवर अनकंडीशनल सपोर्ट। बताओ क्या चाहिए? ठीक, तो 28 तारीख है ना, 5 जुलाई 1914 जर्मनी provided unconditional support to ऑस्ट्रिया हंगरी। यूएस लेके दे रहे हैं अनकंडीशनल सपोर्ट। यूनाइटेड स्टेट्स ना समझ लेना, अनकंडीशनल सपोर्ट है ये। अच्छा, टू ऑस्ट्रिया हंगरी लिख ही दे भैया, टू एएच, ये तो जान गए होगे दिन। ऑस्ट्रिया हंगरी क्यों? समझ में आ गया? 5 जुलाई 1914 को जर्मनी वर्ल्ड लेवल पे डिक्लेयर करता है तो ऑस्ट्रिया में कि भाई ये छोटा मेरा। ठीक है, कोई बोलेगा नहीं उसको कुछ। समझ में आ गया? लैंड एरिया दोनों में से किसका ज्यादा था? किसके पास? जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के पास। ठीक, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होगी तो जर्मनी बहुत तेजी से एक्सपेंशन करेगा। ठीक है, इधर का पार्ट उधर का मान ले लो। समझ में आया? क्यों सपोर्ट कर रहा है? रशिया को बैलेंस करने के लिए। ठीक, इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहा है कि उसको दिखाना है। ठीक, असली बड़े लोग अक्सर दुनिया जान जाती है कि हाँ ये बड़े आदमी हैं। जिनकी अमीरी नहीं होती वही फॉर्चून नचाते रहते हैं। ठीक, आगे बढ़े। 5 जुलाई को सपोर्ट मिल गया। जब 5 जुलाई को उसको सपोर्ट मिल गया, ये लिख लो, अगली डेट पे आ रहे लोग। बढ़िया पॉइंट है ये वाला, बहुत बढ़िया, दिमाग हिला दिया। ठीक, इसी को कहते हैं जियो पॉलिटिक्स। जियो मतलब वर्ल्ड लेवल। ठीक, जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। हम ऑस्ट्रिया हंगरी की मदद करेंगे, क्यों? सर्बिया को बैलेंस करने के लिए, ताकि रशिया हमारे अगेंस्ट में हमें हाथ ना दिखाए। क्या गेम है? अपने देश के बाहर की पॉलिटिक्स। ठीक, जियो पॉलिटिक्स सबको अपने लेवल से नीचे रखना। चलो अगली डेट देखो। 5 जुलाई को सपोर्ट मिला, 23 जुलाई 23 जुलाई 1914, ये सपोर्ट वाली कहानी समझ में आ गई ना? 23 जुलाई 1914 ऑस्ट्रिया हंगरी, लाइन लिखो, ऑस्ट्रिया हंगरी वर्ड क्या था इंग्लिश में? डिक्लेयर्ड है क्या है? ऑस्ट्रिया हंगरी इशूड, ऑस्ट्रिया हंगरी इशूड अल्टीमेटम टू सर्बिया। अभी बता रहे हैं क्या होता है। ऑस्ट्रिया हंगरी इशूड अल्टीमेटम टू सर्बिया। अब अल्टीमेटम क्या होता है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझो। जैसे तुमने मकान किराए पे दिया किसी, ठीक,
1-2 महीना किराएदार रहा, फिर तुम्हें उसकी कुछ हरकतें समझ में नहीं आई, ठीक, तो तुमने उससे ये कहा जाके कि विद इन 2 डेज आपकी ये चीजें ऐसी हो जानी चाहिए, ठीक, सही सही सही, जैसे वो कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है आपको सही नहीं लग रही, तो तुम उससे ये नहीं कहने गए, बात करने नहीं गए, एक तरीके की वार्निंग देने गए कि विद इन 2 डेज ये सब बंद हो जाना चाहिए और चीजें इस हिसाब की हो जानी चाहिए, जैसा घर चलता है। ठीक, जैसे घर चलता है, वरना अगर नहीं हुई तो 2 दिन बाद आप कमरा खाली कर दीजिए, एग्जैक्ट 2 दिन बाद मैं कोई बात नहीं करूंगा आपसे आके। ये क्या है? अल्टीमेटम। इसको कहते हैं अल्टीमेटम। अल्टीमेटम एक ऐसी चीज होती है कि एक तरीके की इनडायरेक्ट वार्निंग जिसमें आप नेगोशिएट नहीं करना चाहते, मतलब एडजस्ट नहीं करना चाहते, ठीक, हाँ, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को अल्टीमेटम दिया, सर्बिया को अल्टीमेटम दे दिया कि अभी बता रहे हैं अल्टीमेटम क्या दिया अभी बता रहे हैं, ठीक। ऑस्ट्रिया हंगरी ने 23 तारीख को सर्बिया को अल्टीमेटम दिया। अल्टीमेटम दे दिया। अल्टीमेटम में उसने 10-12 पॉइंट्स लिखे, 10 पॉइंट्स लिखे थे, ठीक, और सर्बिया से ये कहा कि इन 10 के 10 पॉइंट्स को एक्सेप्ट कर लो, इफ यू नॉट एक्सेप्ट दिस तो जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बहुत भारी होंगे एंड वी विल डिक्लेयर अ वॉर ऑन सर्बिया, ठीक। ये ऑस्ट्रिया हंगरी ने किससे कहा? सर्बिया से। ये अल्टीमेटम देने के बाद 23 तारीख को सर्बिया को 48 आवर्स का टाइम दिया, 2 दिन का, कि विद इन 2 डेज रिप्लाई, ठीक। अगर 2 दिन 48 घंटों के अंदर रिप्लाई नहीं आता है, ठीक, देन प्रिपेयर फॉर वॉर, ठीक है। अब 2 दिन बाद 25 जुलाई आ जाएगी, सर्बिया एक्सेप्टेड द अल्टीमेटम, जो 10 पॉइंट्स उन्होंने बोले अभी आ रहे हैं, वहीं आ रहे हैं। सर्बिया एक्सेप्टेड द अल्टीमेटम, सर्बिया ने क्या किया? अल्टीमेटम को एक्सेप्ट कर लिया, अल्टीमेटम में जितने भी पॉइंट्स लिखे थे उनको मान लिया। पॉइंट लिखे थे 10, सर्बिया ने माने 9, ठीक। एक पॉइंट सर्बिया ने ऑस्ट्रिया हंगरी से ये कहा कि लेट्स डिस्कस ऑन दिस पॉइंट, ठीक। वो पॉइंट क्या था? ऑस्ट्रिया हंगरी ये कह रहा था कि आपकी कंट्री में जितने ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जैसे आज इंडिया में जो ऑफिसर्स हैं, ठीक, और बहुत सारी एजेंसीज हैं जो देश की सुरक्षा के लिए काम करती हैं, जैसे रॉ हो गई, ठीक है, सीबीआई हो गई, ईडी हो गई, ठीक, ये सब कंट्री की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। इन्होंने ये कहा कि आप ऑस्ट्रिया हंगरी के ऑफिसर्स को अपने यहाँ पोजीशंस दे दीजिए, ऑस्ट्रिया हंगरी के ऑफिसर्स को सर्बिया में पोजीशंस दे दीजिए। तो ये सर्वे ने कहा डिस्कस करेंगे, मतलब इंडिया ठीक। बना कर दिया। कैसे भाई? अब जैसे अगर कल पाकिस्तान, चाइना या बांग्लादेश कहें कि यहाँ पे जो देश के प्रोडक्शन में एजेंसीज काम कर रही हैं, ठीक है, कि देश में हमले ना हो या देश के इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो एजेंसीज ले रही हैं उसमें पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश के लोग बैठेंगे, एक्सेप्ट कर पाएगा इंडिया? नहीं कर पाएगा ना, और हमारी नेशनल सिक्योरिटी भी लीक हो जाएगी, हाँ। ठीक, तो नहीं कर सकता, कोई देश इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वही एक पॉइंट सर्बिया एक्सेप्ट नहीं कर पाया। सर्बिया ने कहा लेट्स सिट ऑन अ टेबल, एक टेबल पे बैठते हैं और इस पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। ऑस्ट्रिया हंगरी ने रिप्लाई दिया, हमने पहले ही कहा था हम नेगोशिएट नहीं करेंगे, इट्स अ अल्टीमेटम, और अल्टीमेटम में डायरेक्ट एक्सेप्टेंस होता है वरना वॉर होती है, ठीक। अच्छा, जानबूझ के ऑस्ट्रिया हंगरी ने अल्टीमेटम को ऐसा डिजाइन किया था ताकि सर्बिया उसको एक्सेप्ट ना कर पाए, ठीक। और जब वॉर हो तो ऑस्ट्रिया हंगरी को एक रीजन मिल जाए कि हमने तो अल्टीमेटम भी दिया था, तुमने हमारे राजा को भी मार दिया, उसके बाद हम तुमको ये भी दे रहे हैं, तुम वो भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, पब्लिक को बताने के लिए। ठीक है, पब्लिक को बेवकूफ बनाने का जो गेम है पॉलिटिक्स, समझे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या कहा? राजा को भी मार दिया और हमने अल्टीमेटम भी दिया जो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। ये इतने बड़े नवाब हैं, ठीक, समझ में आया? अल्टीमेटम में पॉइंट ऐसे लिखे जो एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, ठीक। 25 जुलाई 28 जुलाई ऑस्ट्रिया हंगरी डिक्लेयर्स वॉर ऑन सर्बिया। ऑस्ट्रिया हंगरी जंग का ऐलान कर देता है, किसके खिलाफ? सर्बिया। समझ में आया? और यही से वर्ल्ड वॉर 1 ऑफिशियली शुरू हो जाता है। 1 महीने बाद, 1 महीने बाद, एग्जैक्ट 1 महीने बाद वॉर स्टार्ट हो जाती है। 1 महीने इन्वेस्टिगेशन, जर्मनी का सपोर्ट, अल्टीमेटम का रिप्लाई एंड देन वॉर, ठीक। और अल्टीमेटम का क्रिएशन ही ऐसे किया गया था कि वॉर हो, ठीक, कोई चांस ही ना बचे। समझ में आ गया? ऑस्ट्रिया हंगरी डिक्लेयर्स वॉर ऑन सर्बिया। अच्छा, अब एक और कारण है, हम लोगों ने पढ़ा था कि
अच्छा देखो, ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पे वॉर क्यों करी? अल्टीमेट वो मतलब वही अल्टीमेटम रिजेक्ट कर दिया था। एक पॉइंट कि यू आर लिखे दे रहे हैं, अल्टीमेटम रिजेक्ट। ठीक, दूसरा पॉइंट जो मेन था, मर्डर ऑफ फ्रेंच आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड। लेकिन जब हमने कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 पढ़े थे तो हमने एक और बात जानी कि नेशनलिज्म एंड एग्रेसिव नेशनलिज्म वाज वन ऑफ द रीजन फॉर वर्ल्ड वॉर। ये जानी थी ना? देखो कैसे लगाओ इसमें वही फॉर्मूला। नेशनलिज्म क्या है कि हर कल्चर का सेम आदमी एक देश बना के अपने साथ रह सकता है, यही नेशनलिज्म एग्रेसिव नेशनलिज्म था। ये जो ऑस्ट्रिया हंगेरी था, इसके अंदर बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर्स बोलने वाले लोग रहते थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते थे इस एम्पायर के अंदर, अलग अलग कल्चर के लोग रहते थे। सर्बिया क्या कह रहा था कि जितने लोग एक कल्चर को बिलोंग करते हैं वो एक साथ आके रहें, वो अपना अलग देश बनाए, किसी के शासन में ना रहें। ठीक, जैसे हम भी स्लाव हैं, तुम सब भी स्लाव हो, आओ सब साथ में रहें, सेम कल्चर है। तो ये नेशनलिज्म को स्प्रेड कर रहे थे सर्बिया में। ठीक है, बहुत पीक पे। ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर भी डिफरेंट लैंग्वेज और कल्चर के लोग हैं। अगर सर्बिया ग्रेट सर्बिया बनाने जाता तो इसके अंदर जो एम्पायर के अंदर लोग थे, अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर के, वो इंस्पायर नहीं हो जाते कि भैया उन्होंने देखो अपने कल्चर वाले लोगों के लिए एक बड़ा देश बना लिया है, पहले तो भी करेंगे, अब हम भी करेंगे। तो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर बिखर नहीं जाता। ठीक, तो थर्ड रीजन था क्रश नेशनलिज्म इन सर्बिया। समझ में आया? बहुत बड़े वजह है आदमी के। ठीक, क्रश नेशनलिज्म इन सर्बिया। और इसीलिए हमने कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ाया था कि नेशनलिज्म एंड एग्रेसिव नेशनलिज्म इज अ पार्ट ऑफ कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। अब अप्लाई हुआ यहाँ पे, समझ में आया? इस तरीके से क्यों सर्बिया क्या कहता था, सब कल्चर, सेम कल्चर और सेम लैंग्वेज, रिलीजन और धर्म और जाति के लोग एक साथ रहे हैं। जैसे हम भी स्लाव, तुम भी स्लाव, साथ में रहो। और ऑस्ट्रिया हंगरी में अलग अलग लैंग्वेज कल्चर के लोग थे। अगर एक सर्बिया से ग्रेट सर्बिया बन जाता तो उनके लिए इंस्पिरेशन हो जाता है कि अरे भैया एक कल्चर, एक जाति ने एक देश बना लिया है, हम भी। और जब ये होता तो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के अंदर इतने दंगे और इतने डिवीजन होते कि पूरा एम्पायर बिखर जाता। उन्होंने कहा भैया इससे पहले हम बिखरे, इसको निपटा दो। ठीक, ये बहुत झंडा लेके आगे भाई साहब चल रहे हैं कि एक जाति एक धर्म। ठीक है, तो पूरा गेम हमारा सर, क्रश नेशनल पूरा गेम है, एरिस्टोक्रेसी है भैया, ये राजशाही, एक से एक पॉइंट जुड़े पड़े हैं आपस में, सब जुड़े पड़े हैं। यही तो पॉलिटिक्स है, यही एरिस्टोक्रेसी है। आम आदमी के थॉट्स में भी ये सब नहीं आता है और आ भी नहीं सकता है। हमें तो लगा वही वजह होगी। कौन सी? वही कॉज पड़ गई है ना, वो सब अप्लाई होंगे कॉजेज। हमारा गुस्सा हो गए, खत्म कर। अरे गुस्सा, वो पागल है, वो पागल है। अब तुम कभी कोई जैसे विधायक जा रहा हो और बहुत जाना माना विधायक हो, और मान लो एक गरीब साइकिल वाला उसकी रेंज रोवर में साइकिल लड़ा दे आके, मेरे हिसाब से वो कुछ नहीं कहेगा। कुछ कहेगा? बहुत गरीब सा है, फटे हाल है, वो साइकिल वाला कुछ कहेगा? कुछ नहीं कहेगा। यार ठीक है भाई साहब, जाओ हम नहीं, ठीक, हम तो नई साइकिल ले, और वो कपड़ा दिलाओ यार इसको बढ़िया। ठीक, शादी हो गई? नहीं भैया, तो कराओ इसकी शादी। ठीक, ऐसे बिहेव करके अच्छे से बेच देगा। इसलिए नहीं कि उसको गुस्सा नहीं है, उसको पता है कि अगर हम इस साइकिल वाले को मारेंगे भी तो इसकी जो टोटल संपत्ति वो 20,000 रुपए की है, और 20,000 रुपए तो उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। उसको दिमाग में क्लियर है ना कि वॉर करनी कब है। भाई हम तुमको मारेंगे, तुम्हारी संपत्ति 20,000 रुपए की, हम तुमको खत्म भी कर देंगे तभी 20,000 का तो प्रॉफिट है। चाहे हो भाई, जाने दो यार इसको, इतने रोडेंट हो जाएगा इसको। ठीक, इसलिए वो गुस्सा नहीं करते, उनको क्लियर है ना ये सब चीजें, उनको क्लियर है सब चीजें कि कहाँ गुस्सा करना है। गुस्सा करना भी तो लॉजिक वाला पूरा है। आम आदमी रिक्शा लड़ रहा है, जानते नहीं हो हमको। हम एक शादी में गए, हमको याद है वो शादी बड़ी अच्छी शादी थी। तो कभी कभी होता है शादी में कि खाना कम पड़ जाता है या खत्म हो जाता है। सब खाना कम नहीं पड़ता है, कुछ एक दो सब्जियां कम हो जाती है। जैसे पनीर आदमी शादी में बहुत खाता है, हम कभी शादी में जाते हैं, हम बहुत अवॉइड करते हैं खाना ना खाना। आप गए हैं, शादी देखिए, माहौल देखिए, थोड़ा बहुत कुछ खा लीजिए, चले, ये बात खत्म। कुछ लोग जाते ही इस माइंडसेट से, ठीक, कि आगे चलेंगे, खाना चालू होगा, खा के निकल लेंगे। कुछ जाते ही इस माइंड, ये गलत माइंडसेट है। किसी के इतना बढ़िया बड़ा इवेंट है, 2 लोग मैरिड हो रहे हैं, एक बड़ा इवेंट है उन लोगों की लाइफ में, आप जाइए, उसको एंजॉय करिए, आ जाइए घर, पनीर घर खा लेना आगे यार। अब हम गए तो हमने देखा कि पनीर खत्म हो गया वहाँ शादी में, लेट हो गया था काफी। तो एक आदमी वेटर से लड़ रहा, तो उसने पनीर दिया, तो उसमें 2 ही पीस थे, तो उसने से डाल दिए, उसने से प्लेट फेंक दी उसके ऊपर, मुंह पे। हाँ, ऐसे उसके कपड़े पे वेटर के सब प्लेट लग गई। तो वो आदमी कह रहा, जानते नहीं हो, प्रोफेसर है कॉलेज में, हम तुमको बताएंगे अभी। मतलब तुम खुद सोचो यार, तुम पनीर के लिए लड़ रहे हो। ये आम आदमी, ठीक,
प्रोफेसर होने के बावजूद। हाँ वो ऐसे ही है ना, फर्जी है सब इंडिया में। ठीक, ये कितने बड़े बड़े मुद्दे हैं इनके पास कि सर्बिया नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहा है, और नेशनलिज्म अगर प्रमोट हो जाएगा तो हमारा अंपायर बिगड़ जाएगा। अब मारो उसको, इतने समय से नहीं मारा लेकिन अब मारो। जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी का सपोर्ट कर रहा है रशिया को बैलेंस करने के लिए। तो सर जर्मनी में ने भी तो इसी फॉर्मूले को अप्लाई करा था, तो उससे कुछ नहीं हुआ। फ्रांस ने भी करा भाई। हाँ तो बिल्कुल, तब ऑस्ट्रिया हंगरी ने तब कुछ नहीं बोला। ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोला, ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोला, लेकिन जर्मनी ने वॉर में उसको हरा दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी से वॉर लड़ी थी ना जर्मनी बनाने के लिए। ठीक, बोला, सामने आया, खड़ा हुआ, लेकिन वॉर में उसने हरा दिया। ठीक है, और देखो वॉर में हारे थे इनसे, आज क्या कह रहे हैं? सपोर्ट दे दो, अनकंडीशनल सपोर्ट। ठीक है, कल इन्हीं को हरा के जर्मनी बनाया था। ठीक है, और ऑस्ट्रिया हंगरी कल इन्हीं से हारा था, अपने हिस्से लूज किए थे उसने। आज दोनों साथ हैं। ठीक है, जियोपॉलिटिक्स, एरिस्टोक्रेसी। ठीक, और ये तो बहुत छोटा एग्जांपल है। कॉमन पीपल होता कहता है तो इसको हाँ, वो जीवन भर गुस्सा रहता है उससे कि भैया हमको हराए थे। हाँ भैया हमको धक्का दे दिए थे, हमको आज भी याद है। ठीक है, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है, दे देते कोई बात नहीं, कल मानेंगे। ठीक, समझ में आया? 28 जुलाई डिक्लेयर वॉर ऑन सर्बिया। लिख लिया है? ना लिखा हो तो लिख लो, क्योंकि रेस करेंगे, जगह नहीं बची है। अच्छा नहीं रेस करेंगे, इधर लिख लेंगे। अच्छा ये हम रेस नहीं करना चाह रहे हैं, इधर नाम बना हुआ है, यही रेस करना है। ठीक है, मैं कर दूं। नहीं मैडम 28 जुलाई पे है हम लोग, याद रखना। लिखी तो देते। ठीक है, अब देखो ऑस्ट्रिया हंगरी ने वॉर डिक्लेयर कर दिया है सर्बिया पे। ठीक, 28 जुलाई को। अब सर्बिया का सपोर्टर कौन है? रशिया। रशिया। क्यों? क्योंकि उसको ट्रेड चाहिए। क्योंकि उसको ट्रेड रूट चाहिए। तो जब सर्बिया को कोई आंख दिखाएगा तो रशिया उसकी हेल्प करने आएगा। 31 अगस्त 1914 रशिया मोबिलाइजेस का मतलब होता है अपनी आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। मोबाइल का मतलब होता है मूवमेंट। ठीक, या तो मोबिलाइज लिख लो, या रशिया मूव्ड हिज आर्मी। कहां भेज दी उसने अपनी आर्मी? सर्बिया। किसके अगेंस्ट? ऑस्ट्रिया हंगरी। ऑस्ट्रिया हंगरी के अगेंस्ट। ठीक, समझ में आया? ऑस्ट्रिया हंगरी से नहीं लेना देना, जर्मनी से। हाँ, अभी वो गेम आ रहा है, अभी वो अगले पॉइंट में गेम आ रहा है। ठीक, अभी देखो ऑस्ट्रिया हंगरी ने किस पे अटैक किया? सर्बिया। सर्बिया का दोस्त रशिया। क्यों है वो बता चुके हैं। ठीक, ट्रेड रूट का मसला है उसका। अब जब सर्बिया को ऑस्ट्रिया हंगरी वॉर कर रहा है। अच्छा एक और चीज भूल गए, इसने जब इस पे वॉर किया सर्बिया पे, तो इसने कैसे वॉर शुरू किया? सर्बिया की कैपिटल है, उसका नाम है बेलग्रेड, उसको बॉम्ब से पूरा उड़ा दिया था ऑस्ट्रिया हंगरी ने। ऑस्ट्रिया हंगरी। क्यों? ठीक, अब भाई अटैक करोगे ना, कुछ दिखाना है तो यही तो वॉर है। शुरू कर दिया। ठीक, वॉर सबसे पहले कहाँ होती है? कैपिटल पे। कैपिटल क्या है? देश का सेंटर, जहाँ से पूरा देश मैनेज होता है। ठीक, ये कहाँ घूमने आए थे? बॉस्निया की कैपिटल सराजेवो। ठीक, समझ में आया? हाँ। ठीक, इन्होंने ऑस्ट्रिया हंगरी जब अटैक किया तो सबसे पहले किस देश शहर को आया? क्या नंबर? बेलग्रेड। बेलग्रेड। अच्छे से परफेक्टली पढ़ो, बेलग्रेड। ठीक, बम्बार्टमेंट ऑफ बेलग्रेड, बम्बार्टमेंट की बमबारी। हाँ बमबारी कह लो। ठीक, आगे देसी में बम्बार्टमेंट ऑफ बेलग्रेड, और इसी बम्बार्टमेंट ऑफ बेलग्रेड को कहते हैं ऑफिशियल बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर। ठीक, अब सर्बिया का दोस्त रशिया। ठीक, अब सर्बिया प्रॉब्लम में, रशिया हेल्प करने आ गया। रशिया ने अपनी आर्मी भेज दी कहाँ? सर्बिया। किसके अगेंस्ट? ऑस्ट्रिया हंगरी के अगेंस्ट। जब इन्होंने अपनी आर्मी भेज दी 31 अगस्त को, तो 31 अगस्त को दो घटनाएं घटी। जर्मनी ने अल्टीमेटम जारी कर दिया रशिया को, रशिया को टेक बैक योर आर्मी। क्यों जारी किया? जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी की दोस्ती, अनकंडीशनल सपोर्ट। ठीक, अब हमारी तुम्हारी दोस्ती है, अब तुम्हें कोई टीज कर रहा है तो तुम उससे लड़ोगे, उससे पहले मैं उससे लड़ लूंगा। ठीक, लेकिन ये नॉर्मल फ्रेंडशिप है, ये एरिस्टोक्रेटिक फ्रेंडशिप है। ठीक, इनके बेनिफिट्स छुपे हैं इसमें। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पे वॉर किया। ठीक, रशिया ने तुरंत आर्मी भेज दी सर्बिया। जैसे ही रशिया ने सर्बिया आर्मी भेजी, ठीक, जर्मनी अल्टीमेटम किसको? रशिया को। कब? 31 अगस्त को, उसी दिन ही ऑन द स्पॉट। और क्या? अभी तुम जर्मनी की जब गेम जानोगे इसमें,
ह्यूमन इसने बहुत कांड किए इसमें, तुमको मजा आ जाएगी सुन के इसके बारे में। अभी देखते रहो, अभी तो मजा आ रहा है ना, इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है। ठीक, अब देखो जर्मनी ने अल्टीमेटम जारी कर दिया रशिया को। ठीक, अभी एक बहुत क्रेजी फैक्ट बताने वाले हैं, तुम लोग का दिमाग उड़ जाएगा। ठीक, अभी तुम देखोगे अरिस्टोक्रेसी चीज क्या होती है। देखो जर्मनी ने अल्टीमेटम जारी किया रशिया को, रशिया ने क्या किया? रशिया रिफ्यूज्ड, मना कर दिया। मना कर दिया तुरंत तुरंत कि आर्मी मूवमेंट तो होगा। और यहाँ का राजा केसर विल्हेम और यहाँ का राजा जार आपस में कजिन्स हैं। ठीक है, यहाँ का राजा केसर विल्हेम और यहाँ का राजा जार, बता देना जार, वो आपस में कजन कजिन्स हैं। ठीक, कजिन्स हैं। ठीक है, ऑस्ट्रिया- ब्लड रिलेटिव हैं। जर्मनी या रशिया? जार कहाँ का राजा है? और रशिया। तो फिर ऑस्ट्रिया हंगरी कहाँ से आ गया? और जर्मनी केसर विल्हेम कहाँ का राजा है? जर्मनी। ऐसी बात बेटा तुम करते हो ना बीच में। ठीक, आपस में कजिन्स हैं, ब्लड रिलेटिव्स हैं। ठीक, तो मतलब एक तरीके से हाँ ब्रो वॉर करने जा रहा हो तुम्हारे कंट्री में। ठीक है, ये वाला इनका संबंध है, लेकिन वॉर हो रही है क्यों? अरिस्टोक्रेसी। ठीक है, समझ में आया? जर्मनी डिक्लेयर्ड अल्टीमेटम टू रशिया, रशिया रिफ्यूज। रशिया रिफ्यूज्ड। ठीक, उसी दिन ही। उसी दिन ही, सब घंटों में काम चल रहा है। ठीक, लिखो इतना। अगला स्टेप 31 तारीख होगी। प्रॉफिट के लिए क्या क्या हो सकता है? अभी देखो रिफ्यूज कर दिया, 31 को रिफ्यूज किया, 31 अगस्त, जनता को भड़का दिया होगा। सॉरी सॉरी ये 31 जुलाई होगा ना, हाँ सॉरी अगस्त नहीं किया, 31 जुलाई होगा। ठीक, क्योंकि 28 जुलाई को तो इन्होंने वॉर डिक्लेयर करी। ठीक, 31 तारीख को इन्होंने आर्मी भेज दी। ठीक, 31 जुलाई, 1 अगस्त, 1 अगस्त क्या होगा? 1 अगस्त को रशिया ने रिफ्यूज कर दिया है। 1 तारीख को 1 तारीख को रशिया ने रिफ्यूज कर दिया है कि आर्मी तो नहीं हट पाएगी। कुछ भी बोले, अब क्या होगा? 1 तारीख को वॉर होगा। जर्मनी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन रशिया। रशिया। और यही जर्मनी चाहता ही था, यही तो चाहता कि था war रशिया को बैलेंस करना। अल्टीमेटली क्या लगा था? ऑस्ट्रिया हंगरी के थ्रू रशिया को balance तो करना। अब इधर से भी बैलेंस करेंगे, अब इधर से भी तुमको बैलेंस करेंगे। समझ में आया? एक इनडायरेक्ट बैलेंस करेंगे ऑस्ट्रिया हंगरी को सपोर्ट करके, वो सर्बिया को दबा देगा। तुम इधर से भी जाओगे और इधर से हम तुमको ले जाएंगे। बिखर गया वो तो। ठीक, समझ में आया? गेम देखो क्या गेम खेला है। अब दो तरफ से रशिया वॉर लड़ेगा तो देखो ऑस्ट्रिया हंगरी का सपोर्ट कर देंगे तो ग्रेट सर्बिया नहीं बनेगा, ग्रेट सर्बिया नहीं बनेगा, तुम्हारा पैसे का घाटा हो जाएगा। ठीक, और इधर से हम तुम्हें मिलिट्री में बीट कर देंगे, इकोनॉमिक डायरेक्ट भी वॉर, लिटरेरी भी डायरेक्ट वॉर, इधर से डायरेक्ट वॉर, इधर से ऑस्ट्रिया हंगरी के थ्रू वॉर, दोनों एंड से। इसको कहते हैं जियोपॉलिटिक्स। 1 तारीख को जर्मनी डिक्लेयर्स वॉर ऑन रशिया। रशिया। जर्मनी ने किस पे वॉर डिक्लेयर कर दिया? रशिया पे अपने कजिन के देश पे वॉर डिक्लेयर कर दिया। ज़ायर अलेक्जेंडर। ठीक, समझ में आया? अच्छा, इसको एक और चीज मालूम थी, हमने बात की है कि यूरोप 2 हिस्सों में बट गया था। रशिया का दोस्त फ्रांस। फ्रांस। ठीक, अब जर्मनी को ये बात पता थी कि जैसे हम इस पे अटैक करेंगे फ्रांस बोलेगा फ्रांस हम पे अटैक करेगा, क्योंकि दोनों का रिलेशन है ना आपस में, फ्रांस और रशिया साथ में जुड़े हुए हैं। Alliance बनी है। ठीक, अलायंस बनी है, ये हम पे अटैक करेगा। तो जर्मनी ने ये सोचा कि इससे पहले फ्रांस हम पे अटैक करे, फ्रांस पे भी कर दे। लेट्स अटैक फ्रांस। ठीक, और इन्होंने एक और चीज गेम खेला बहुत अच्छा, ये क्या है? अलास्की लॉरेन। ठीक, यहाँ पे जो अलास्की लॉरेन बॉर्डर है फ्रांस और जर्मनी, यहाँ पे फ्रांस ने बहुत हैवी मिलिट्री लगा रखी। जर्मनी को ये बात पता थी कि यहाँ पे अगर हम वॉर करेंगे तो हमारा लॉस बहुत होगा। हम फ्रांस जीत तो लेंगे लेकिन हमारा लॉस बहुत इधर आ होगा। जाएंगे फिर। ठीक, और इधर भी लड़ना है, तो हमें इसको क्विकली डिफीट करके सारा फोकस इधर लगाना है। रशिया पे इन्होंने एक प्लान बनाया, उस प्लान को कहते थे स्केफिमेंस प्लान। उस प्लान के हिसाब से इन्होंने ये सोच लिया था, ये प्लान इन्होंने 10 साल पहले बना लिया था वॉर से। ठीक, 1905 में बना लिया था। उन्होंने कहा अगर कभी भी वॉर होगी तो सबसे पहले हम फ्रांस को हराएंगे। फ्रांस छोटा देश है, क्विकली बीट करके, रशिया के पास आर्मी बहुत बड़ी है, कमजोर है लेकिन बड़ी बहुत है। ठीक, उसको हराने में टाइम लगेगा। ठीक, और रशिया की आर्मी को सबको पोजीशंस लेने में भी 1-2 हफ्ते का समय लगेगा। ठीक, क्योंकि 1914 में मूवमेंट इतना फास्ट नहीं होता था ना। ठीक है, ट्रेन धीमे 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 चलती थी, तो इनको पूरा डेवलप करने में जितना समय लगेगा उतनी देर में हम फ्रांस को कैप्चर करके इनको अपने साथ मिला के रशिया पे वॉर डिक्लेयर कर देंगे। ये है स्केफिमेंस प्लान। ठीक, तो इन्होंने रशिया पे तो कर ही दिया वॉर डिक्लेयर, घोषणा कर दी कि हमला करेंगे तुम पे। अब बारी किसकी है? फ्रांस फ्रांस की। यहाँ पे अलास्की लॉरेन पे हैवी
मिलिट्री लगी हुई है, इनको पता है समय चला जाएगा, और वहां रशिया तब तक बहुत रेडी हो जाएगा। उसके रेडी होने से पहले हमको उधर आगे उधर पहुंचना है। ठीक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा बेल्जियम के रास्ते घुसो। ठीक, यहाँ से एंटर करो। यहाँ से एंटर करो। क्यों? बेल्जियम इज अ न्यूट्रल कंट्री, न्यूट्रल है, उसका वॉर से कोई लेना देना नहीं, उनकी आर्मी भी वीक है। जिसको आने आ जाओ। बेल्जियम से एंटर करो फ्रांस, और फ्रांस को डिफीट कर लो। बेल्जियम में वॉर करके डिफीट करके तब आगे बढ़े, या फिर बेल्जियम ने जाने दिया? जाने क्यों देगा? अपने आप को बचाएगा नहीं। अगर बेल्जियम की आर्मी को हरा देंगे तो बेल्जियम जर्मनी का हो गया ना एक तरीके से, तो बेल्जियम को इन्वेड किया उन्होंने। ठीक, देखो तो जर्मनी का पार्ट हो जाएगा वॉर। हाँ देखो 3 अगस्त, 1 तारीख को रशिया पे, 3 अगस्त जर्मनी इन्वेडेड या अटैक्ड क्या? बेल्जियम। बेल्जियम। और बेल्जियम पे हमला इनडायरेक्ट किस बात की घोषणा दे रहा था? फ्रांस पे हमला। जर्मनी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन फ्रांस। फ्रांस भी एक्टिव हो गया, बस हार गया। हैं? हार गया। अरे देखो पूरी कहानी समझो यार। देखिएगा थोड़ी देर। ठीक, जर्मनी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन फ्रांस। ठीक, समझ में आया? यहाँ पे एक फैक्ट है कि 1 तारीख से 3 तारीख के बीच में कितने घंटे होंगे? 2 दिन है, 48 घंटे। 48 घंटे। 48 आवर्स में जर्मनी ने, देखो इधर देखना बात है यार, 48 आवर्स में जर्मनी ने 38 लाख नंबर है, हम 40 मान लेते हैं, 40 लाख सोल्जर्स को, ये हो गया इसका कौन सा फ्रंट? रशिया वाला। रशिया वाला। ये कौन सी साइड हो गई? ईस्टर्न साइड। ईस्ट। ये कौन सी साइड हो गई? वेस्टर्न वेस्टर्न साइड। जर्मनी ने 1 तारीख को वॉर डिक्लेयर की रशिया पे, और 3 तारीख को फ्रांस पे। 48 घंटे का टाइम गैप है ना। 48 घंटे में जर्मनी ने 40 लाख सोल्जर्स की सेना मेंटेन कर दी थी, और सबने पोजीशंस ले ली थी ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट पे विद इन 48 आवर्स। ठीक, 48 घंटे में 40 लाख सोल्जर। जैसे सोचो 2 दिन के अंदर लखनऊ की पॉपुलेशन मान लो 40 लाख है, 2 दिन के अंदर लखनऊ की 40 लाख जनता खाली हो जाए यहाँ से। इतनी बस और ट्रेन ही नहीं हमारे पास अवेलेबल है कि इम्पॉसिबल की 40 लाख जनता को यहाँ से उठा के कहीं लेके जा सकें। लेकिन 1914 में इनका ट्रेन का सिस्टम कितना एडवांस रहा होगा। 1914 में 48 घंटे के अंदर 40 लाख सैनिक बॉर्डर्स पे पहुंच गए थे। वो भी बाहर पता चले। ठीक, और ये ह्यूमंस की हिस्ट्री में आर्मी का फास्टेस्ट मोबिलाइजेशन है, वन ऑफ द फास्टेस्ट। इससे तेज आर्मी तब कभी मूव ही नहीं करी थी। वन ऑफ द फास्टेस्ट मोबिलाइजेशंस ऑफ आर्मी इन ह्यूमन हिस्ट्री। 40 लाख आर्मी 48 घंटे के अंदर पोजीशंस ले लेती है। वेस्टर्न फ्रंट पे रेडी है, ईस्टर्न फ्रंट पे आर्मी रेडी है। ठीक है, बेल्जियम को इन्वेड करने के लिए आर्मी रेडी है। एक फैक्ट और बताया जाता है इसके बारे में कि जर्मनी ने अपनी आर्मी को मूव करने के लिए 11,000 ट्रेनों का इस्तेमाल किया था 1914 में। इनका ट्रेन का स्ट्रक्चर देखो कितना डेवलप है 1914 में। ठीक, और इन्होंने एक और फैक्ट है इसमें कि जर्मनी के जितने भी स्टेशन थे वहां पे हर 7 मिनट बाद एक ट्रेन पास होती है। मतलब एक स्टेशन है वहां पे हर 7 मिनट में तुमको एक नई ट्रेन मिलेगी। तब इंटरनेट भी नहीं था। ठीक, हर 7 मिनट, जैसे ये स्टेशन है जर्मनी का है, जर्मनी का कोई शहर है उसका एक स्टेशन है, एक ट्रेन गई 7 मिनट बाद दूसरी ट्रेन, 7 मिनट बाद तीसरी ट्रेन, यानी 1 घंटे के अंदर कम से कम ये 8 से 9 ट्रेनें पास कर देते थे। और उस ट्रेन में सोल्जर्स, वेपन्स और जो भी अदर वॉर रिक्वायरमेंट्स थी वो लोड होके जाती थी। वन ऑफ द फास्टेस्ट मोबिलाइजेशन ऑफ आर्मी इन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस जर्मनी ने किया था। कांड किया जर्मनी, यही कांड की बात कर रहे हैं। ठीक, इसीलिए कहते हैं कि जर्मनी वाज अ इकोनॉमिक जायंट इन 1914। इकोनॉमिक जायंट कैसे जज करोगे कोई कंट्री इकोनॉमी? इंडस्ट्री हो, फैक्ट्री हो, फैक्ट जान के नहीं, वहां पे इंडस्ट्री हो, वहां पे फैक्ट्री हो। और इंडस्ट्री और फैक्ट्री कब सर्वाइव करती है? जब वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मतलब रेलवेज हो, रोड्स हो, ब्रिजेस हो। भाई इंडस्ट्री फैक्ट्री में सामान बचा, बाजार या फैक्ट्री पहुंचेगा कैसे? रोड्स के थ्रू। जैसे कोयला आता है लखनऊ में, किससे आता है? ट्रेन से तो आता है, कोयले की मालगाड़ियां आती हैं। ठीक, और कितना टाइम लग जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। यहाँ पे ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्यों था? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप था। एग्जाम्पल, हर 7 मिनट में एक ट्रेन पास हो रही है खटाखट। ठीक, और हर 7 मिनट में उसमें जवान, हथियार और अदर वॉर रिक्वायरमेंट्स भर के बॉर्डर्स पे जा रहे हैं। ठीक, फास्टेस्ट मोबिलाइजेशन है ह्यूमंस की हिस्ट्री का। ठीक, समझ में आ गया? जर्मनी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन फ्रांस 3 अगस्त बाय इन्वेडिंग बेल्जियम। ठीक, बेल्जियम न्यूट्रल था। आगे देखो 4 अगस्त बेल्जियम वॉज न्यूट्रल।
बेल्जियम न्यूट्रल था। बेल्जियम ने ये कह रखा था कि अगर कभी भी कोई वॉर होता है तो हम किसी की साइड नहीं लेंगे। बेल्जियम वाज न्यूट्रल। न्यूट्रल। बेल्जियम ने एक ट्रीटी साइन कर रखी थी, किसके साथ? ब्रिटेन के साथ। ठीक। और इस ट्रीटी में, एक ट्रीटी ऑफ लंदन नाम है उसका, ट्रीटी ऑफ लंदन। उस ट्रीटी में ये कहा गया था कि बेल्जियम न्यूट्रल रहेगा और अगर कभी भी वॉर होती है और बेल्जियम को कोई भी कंट्री इन्वेड करती है तो ब्रिटेन उसका बदला लेगा। ठीक। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के भी अपने हिडन पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे इनके साथ। ठीक है, इनके भी यहाँ पे पोर्ट्स वगैरह हैं। ठीक। तो बेल्जियम को प्रोटेक्ट करना इनकी रिस्पांसिबिलिटी थी, इसलिए नहीं कि भाई भाई है, ये सब कोई फर्जी बात नहीं। ठीक। ड्रामेबाजी वाला कोई काम नहीं। ठीक। हमारा फायदा है तुमसे, सीधी बात। वोट मिल रहे। ठीक। तो ब्रिटेन ने कहा था कि हम बेल्जियम को प्रोटेक्ट करेंगे। अब जर्मनी ने क्या कर दिया? बेल्जियम को invade। तो ब्रिटेन एक्टिव हो गया। 4 अगस्त ब्रिटेन डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी। काफी टाइम लग गया वॉर में, 1 महीने से देर में। ब्रिटेन डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी। अब एक डेटा देखो यहाँ पे। सबसे पहला वॉर ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया पे कर रहा है, कब? 28 तारीख को। आज तारीख कितनी है? 4 अगस्त। यही तो है। कितने दिन हुए? 6 दिन। 6 दिन में पूरा यूरोप वॉर में। तुम कह रहे हो काफी टाइम लग गया। ये बोला 6 दिन में पूरा यूरोप वॉर में, एक हफ्ते के अंदर। कहाँ काफी टाइम लग गया? ये वहां जोड़ रहा है क्राइसिस से, सर्जो क्राइसिस से। उसके बाद तो डिस्कशंस हुए हैं। 28 जून को पहला वॉर सर्बिया, बम्बार्डमेंट ऑफ बेलग्रेड। ठीक। बेलग्रेड। और 4 अगस्त ब्रिटेन इनटू वॉर। सब आ गए। सब वॉर में आ गए। देखो, ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया वॉर में। ठीक। रशिया जर्मनी वॉर में, जर्मनी फ्रांस वॉर में, ब्रिटेन जर्मनी वॉर में। इटली शांत है बस। ठीक। कुछ नहीं बोल रहा है। इटली अभी कुछ नहीं बोल रहा। इटली शांत है, उसकी कहानी आगे बढ़ी। हमारा फायदा कहाँ जो ठीक। इटली की कहानी आगे बढ़ी। अब देखो, ट्रिपल अलायंस में जितनी कंट्रीज थी, कौन कौन सी? ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, इटली। इटली को छोड़ के वो भी वॉर में आ गई। ट्रिपल एंटेट में जितनी कंट्रीज थी ब्रिटेन, रशिया। वो भी वॉर में आ गई। 6 दिन के अंदर यूरोप इज इनटू द वर्ल्ड वॉर। कुछ इस तरीके से सारी कंट्रीज एक के बाद एक के बाद एक के बाद एंगेज करती चली गई, जो कि तुम्हारी बुक में सिर्फ 4 लाइन या 5 लाइन में बता दिया गया है। कंफ्यूजन हमें बताया ही नहीं गया। ठीक। समझ में आया? ये पूरा सीक्वेंस। असली गेम। ठीक। इसके बाद ब्रिटेन वॉर में आ गया, यूरोप वॉर में हो गया। ठीक। अब इधर देखो, ट्रिपल अलायंस, टी अलायंस और इधर ट्रिपल इंटेंट। समझ आना ट्रिपल अलायंस इंटेंट है। ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस। ये भी वॉर में, ये भी वॉर में, ये भी वॉर में, ये भी वॉर में, ये भी वॉर में। इटली हटा दो, इसकी कहानी अलग। ठीक। वॉर चलने लगी। अब जैसे जैसे वॉर शुरू हो गई, अब अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर जैसे जैसे आएगा, इनको ओटोमन भी ज्वाइन कर लेंगे, इनको जापान ज्वाइन कर लेगा, इनको बल्गेरिया ज्वाइन कर लेगा। ठीक। उसको यूएसए ज्वाइन करेगा 1917 में। कहानी चल रही 1914। ठीक। 1914 चल रहा है ना। 1914 में वॉर चलेगी, 1915 में चलेगी, 16 में चलेगी, फिर 17 में इनको ज्वाइन करेगा यूएस, जब हो जाएगा रशियन रेवोल्यूशन। ठीक। समझ में आया? गॉट इट? ये है वॉर की टाइमलाइन कि कहां से कहानी शुरू हुई, सराजेवो क्राइसिस, फिर एक के बाद एक के बाद एक के बाद सब कंट्रीज एंगेज करने लगी। जब इनको ये ज्वाइन कर लेंगे तो हम इनको कह देंगे सेंट्रल पावर। जब इनको ये ज्वाइन कर लेंगे तब इनको कह देंगे Allied power। तो वॉर शुरू हुई अलायंस और एंटेट के बीच और खत्म हुई सेंट्रल अलायंस और अलाइड पावर्स के बीच। ठीक है। अब कोई सवाल हो तो पूछ लो। आज इतना ही रखेंगे, अब तुम लोग के सवाल पूछो। मैं तो यही सोच रहा कितना धांसू गेम है, एक छोटी चीज के पीछे मतलब पब्लिक जाने नहीं पा रही हो क्या रहा है। जनता आज भी नहीं जान पा रही कि वो क्या है। जनता कभी नहीं जान पाई कि वो क्या है। ठीक है। इसीलिए कहते हैं, अब जैसे आदमी कहता है, जैसे अब जिनकी जिनकी नौकरियां लग जाती है वो पढ़ना छोड़ देते हैं। ठीक। अब तुम बताओ, अगर तुम्हारी ये पढ़ के नौकरी लगे ना लगे, पर ये बात जानने के लिए जरूरी है ना। ठीक। इसका जॉब से तुम कनेक्ट करोगे, एक अलग माइंडसेट मिलेगा, एक अलग माइंडसेट मिलेगा। यही काम है एजुकेशन का। एजुकेशन का काम है एम्प्लॉयमेंट, पर मेजर काम है आपको एक माइंडसेट प्रोवाइड करना। अब तुम इसको एक नौकरी से नहीं कनेक्ट कर सकते हो। कितना बड़ा गेम है, तुमको बता रहा है कि एलीट क्लास कैसे सोचता है। ठीक। आदमी की नौकरी लग जाती है, पढ़ना छोड़ देता है। और फिर इसीलिए पब्लिक के साथ यही है, जब उसकी जॉब लग जाती है तो उसके बाद उसके घर में किताब नहीं मिलती। लेकिन जितना तुम एलीट क्लास का आदमी देखोगे, जब उसकी जॉब लगे, उसको काम मिले, उसका धंधा चले ना चले, उसके घर में लाइब्रेरी हमेशा होगा। नॉवेल्स, किताबें, लिटरेचर
समझ- हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अगर वो साइंस में इंटरेस्टेड है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, रिसर्च, इनोवेशंस भरा पड़ा होगा उसके यहाँ। ठीक, क्योंकि उसको पता है कि इसका संबंध छोटी मोटी बातों से नहीं है। ठीक, भले टाइम ना पर उनको पढ़ने टाइम निकालेंगे वो। वो बिल्कुल उनके डेली का पार्ट है ये, उनके डेली लाइफ का पार्ट है ये। अगर ये अब जैसे तुमको रोज ऐसे डेटा फैक्ट्स मिलते रहे तो हमारा माइंड कितना डेवलप हो जाएगा। तो उनको पता है कि एजुकेशन हमारे मेंटल डेवलपमेंट के लिए, वही मर जाएगा तो हम जहाँ पहुंचे हैं खत्म हो जाएंगे। उनको पता है इसी माइंडसेट ने हमें यहाँ तक पहुंचाया है। और ये चीज पब्लिक तक पहुंचती नहीं है। ठीक, वो ले भी नहीं पाएगी, उसकी दम ही नहीं इतनी कि वो ले ले इस बात को। उससे भी ये सब कहा कहेंगे भैया बहुत बदतमीज थे, कितने खराब आदमी थे। ठीक है, समझ में आया? ऐसा तो मूवी है। पब्लिक तो ताली बजा ही रही है कि हाँ ग्रेट सर्बिया बनेगा, बनेगा तो बेटा। मरने के बाद। ठीक, खत्म करें इसको। अब तो लोग अपने सवाल पूछो जितने भी।